टैरिफ बम अभी और फूटने वाला है। कल हो सकता है ट्रंप नाखुश होकर बोले कि मैं भारत पे 75% लगाता हूं, मैं भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाता हूं। आप ये मत सोचिए कि आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे और भारत झुक जाएगा। वही चाइना है जिसने डोकलाम किया, ये वही चाइना है जिसने गलवान किया। ऐसे में ड्रैगन पर कैसे करे भरोसा? नहीं, भरोसा आपको करना ही नहीं है। क्या भारत अरुणाचल दे देगा? कभी नहीं देगा, सोचेगा भी नहीं ऐसे। जब भी पाकिस्तान आतंकवाद करता है किसी न किसी सुपर पावर के कहने से या उसकी शय में करता है। भारत अमेरिका भी ना कभी दोस्त थे ना रहेंगे। देखिए, ट्रंप के ना फेजेस आते हैं, जैसे कि मौसम बदलता है ना, ट्रंप का दिमाग बदलता है। देश थोड़ा ना नॉमिनेट करते हैं, नोबेल की तो कमेटी है जो नॉमिनेट करती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 7 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी चीन की सरजमी पर। एससीओ के मंच से आतंक पर करारा प्रहार। एससीओ ने भी कह दिया पहलगाम के दोषियों को मिले सजा। इधर भारत चीन आए साथ, क्या करेगा पाकिस्तान? क्या डोनाल्ड ट्रंप की खड़ी होने वाली है खाट? करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद है आज एक बेहद खास मेहमान, मेजर गौरव आर्या। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इसी के साथ, एससीओ के मंच से आतंक के मुद्दे पर जो संदेश देने का प्रयास किया गया है, इसे किस तरह से देखा जाए? और जो एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, शी जिनपिंग का, पीएम नरेंद्र मोदी का साथ में आना एक मंच पर एक साथ, उम्मीद लगाई गई थी क्या? अगर ट्रंप ये सब टैरिफ बम ना खेलते तो क्या ये संभव हो पाता? आप क्या मानते हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ ये बॉम्ब फेंका, जैसे आप कह रही हैं टैरिफ बॉम्ब, पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया। अब बात ये नहीं है कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है या 50% लगाया, बात वो नहीं है। बात ये है कि 25% या 50% का कोई लॉजिक भी नहीं है। अच्छा, जिस चीज़ को दुनिया समझती नहीं है उससे ज़्यादा घबराती है। कल हो सकता है ट्रंप नाखुश होकर बोले कि मैं भारत पे 75% लगाता हूं, मैं भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाता हूं। उससे कोई सवाल जवाब करने वाला है नहीं। तो ये जो आपने बोला कि वहां पे शी जिनपिंग से मिले या इवन पुतिन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, तो हाँ, दुनिया को एक ऑल्टरनेट दिखाने की कोशिश की गई है। तो तीनों देशों का इसमें एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको बताता हूँ रशिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपने एक ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं और आप यूक्रेन की लड़ाई में हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते। भारत का ये पॉइंट ऑफ व्यू जो भारत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ऐसा है, आप ये मत सोचिए कि आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे और भारत झुक जाएगा। भारत के पास कई ऑप्शंस और भी हैं। और चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत बात कर रहा है ऑप्शंस की, वो ऑप्शन हम है। जी, तो ये सबकी अलग अलग मैसेजिंग हो रही है। बीच में जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें आतंकवाद की बातें करी हैं और कई चीज़ों की बारे में बात करी है उन लोगों ने, दैट इज गोइंग ऑन द साइड ट्रैक। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है जो आतंकवाद के ऊपर करी है, पहलगाम के ऊपर बात करी है। भारत चाइना का साथ आना क्या बदलेगा? किस हद तक बदलेगा? किस तरह से आप देख रहे हैं वैश्विक परिदृश्य कैसे बदलने वाले हैं? ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। आप दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। भारत और चीन ना कभी दोस्त थे ना कभी दोस्त रहेंगे। भारत अमेरिका भी ना कभी दोस्त थे ना रहेंगे। बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में टेम्पररी अलायंस है और जैसा आपने बिल्कुल ठीक आंका, इसके पीछे ट्रंप के टैरिफ्स हैं। कई लोगों का यह कहना है कि अब शी जिनपिंग और मोदी जी एक साथ आ चुके हैं तो पाकिस्तान की खाट खड़ी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चाइना ने 65 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा रखे हैं। एयरपोर्ट्स बनाए हैं, वहाँ पे उसने एक सी पोर्ट बनाया है जिसको गवादर बोलते हैं, और बहुत कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करा है अपने स्ट्रेटेजिक आउटरीच के लिए। तो किसी का ये सोचना कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से पाकिस्तान एक यूजफुल टूल है चाइना के लिए। अगर चाइना को जाना है अफगानिस्तान के अंदर और चाइना को ऐसा लगता है कि वायलेंस होगा, तो चाइना पाकिस्तान को पैसे देके पाकिस्तानी फौजी मरवा देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट है। उसने 30-35 अरब डॉलर अमेरिकन से लिए और अमेरिकन से ये पैसा लेने के बाद उसने अपने करीब 80,000 नागरिक मरवा दिए। 80,000 पाकिस्तानीज डाइड इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। तो ये सारा का सारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जिसको आप किराए पे ले सकते हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान को किराए पे ले रखा है। अमेरिका ने भी
पाकिस्तान को किराए पे ले रखा है, तो ये किराए वाली बात है। जी। ऐसे में पाकिस्तान के बारे में अगर बात की जाए, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है। पाकिस्तान आतंक को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। भारत इस बात को हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है, हर पटल पर उठाता रहा है। एससीओ के मन से चाइना का भी ये संकल्प लेना कि आतंक के खिलाफ हम भी इस साझा लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं मजबूरी में ही सही चाइना को थोड़ा आंख दिखाना पड़ेगा उसको कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, क्योंकि अब बात हमारी भी रेप्यूटेशन की है। हमने अगर एससीओ के मन से कोई संदेश दिया है तो उससे हमें अमली जामा पहनाना पड़ेगा। जी, देखिए, दो बातें हैं, व्यूअर्स भी हमारे समझ लें। पाकिस्तान ने शुरुआत ये जो आतंकियों को समझाना, बुझाना, पढ़ाना, आर्म करना, ट्रेन करना, फंड करना, इक्विप करना, ये अमेरिका के पैसे से शुरू करा था। जब भी पाकिस्तान आतंकवाद करता है किसी न किसी सुपर पावर के कहने से या उसकी शय में करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या पाकिस्तान प्रेशर में आएगा? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ज़्यादा प्रेशर में आएगा। देखिए, उन्होंने खुशदार की भी बात करी, उन्होंने बात जाफर एक्सप्रेस की भी, उसका भी एक इंडिकेशन था जाफर एक्सप्रेस में जो अटैक हुआ था बलोच लिबरेशन आर्मी का। तो किसी को ये गलतफहमी हो कि साहब पाकिस्तान बिल्कुल धराशायी हो गया, नहीं। पाकिस्तान की, देखिए, भारत का यूज दुनिया को क्या है? ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस, एरोस्पेस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये भारत के पॉजिटिव्स हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? आप पैसा फेंक के पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। आप पैसा दीजिए और आप आसिम मुनीर से कुछ करवा लीजिए, पाकिस्तानी फौज से कुछ करवा लीजिए। अगर कल आपको अफगानिस्तान के अंदर अटैक करवाना है, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईरान को दगा दे पाकिस्तान पैसे के लिए, पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान एक ऐसा गुलाम है जो बिकने, जो भी खरीदने वाला होगा उसके सामने पाकिस्तान बिछ जाता है। पाकिस्तान को आप खरीद सकते हैं। तो ऐसा देश बड़ा यूजफुल है लोगों के लिए। तो यही हो रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर और व्हाइट हाउस की नज़दीकियां बढ़ी हैं, पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ी हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान को थोड़ा सा पुश करने के लिए चाइना ने बोला है कि भाई थोड़ा सा गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई, जैसे जिसको हम हिंदी में मर्यादा कहते हैं या संकोच, ये सब पाकिस्तानियों में तो होता नहीं है। कल चाइनीज फिर पैसा देंगे, फिर ये यू टर्न मार के चाइनीज के पीछे लग जाएंगे। तो उनमें कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। और चूंकि हमने देखा शहबाज शरीफ और मुनीर किस तरह से एक तरीके से ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो क्या इसी मुगालते में डोनाल्ड ट्रंप रह गए? क्या वो ये भी सोच रहे थे कि भारत के मोदी भी ऐसा ही करेंगे और यहीं पर गच्चा खा गए, क्योंकि भारत ने ऐसा किया नहीं? यही तो बात है पूरी। दिस इज द पॉइंट जो आप बात बता रही हैं। उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने जब फोन कॉल करा, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा है कि जब उन्होंने फोन कॉल किया तो उन्होंने फोन कॉल के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला, ये 35 मिनट का फोन कॉल हुआ था, और 35 मिनट के फोन कॉल में उन्होंने ये बोला कि साहब ये देखिए, मैंने तो लड़ाई रुकवा दी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान ने मुझे नॉमिनेट करा है नोबेल प्राइज के लिए। यानी कि हिंट है कि आप भी करिए। मोदी जी ने मना कर दिया, मोदी जी उल्टा भड़क गए। मोदी जी ने दो और सुना दी अपनी तरफ से कि भाई ये आपने कब करा था, ये तो मनगढ़ंत बात, व्हाटएवर ही माइट हैव सेड टू हिम। ट्रंप वहां से गुस्सा हो गया। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि उसके लिए हर चीज पर्सनल है। ट्रंप के लिए हर चीज पर्सनल है। ट्रंप आज की तारीख में कहते हैं कि भारत जो है यूक्रेन के वॉर को फंड कर रहा है क्योंकि तेल खरीद रहा है। ये बात ट्रंप को अप्रैल से पहले नहीं सूझी, इनफैक्ट मई से पहले नहीं सूझी। ये इसको जब भारत ने मना कर दिया पब्लिकली कि साहब आप तो गलत काम कर रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने सीजफायर नहीं करवाया, तब उसने बोला कि नहीं मैं आपके ऊपर दुगना टैरिफ लगाऊंगा। पहले उसने सिर्फ 25% बोला था, और 25% का लॉजिक ये था कि साहब भारत हमारे ऊपर लगाता, हमने भारत के ऊपर लगा दिया, तो भारत में ज्यादा किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करा। भारत ने ये नहीं बोला कि साहब आपने हमारे ऊपर क्यों लगाया। जब शुरू में उसने लगाया था, उसने सभी के ऊपर लगाया, भारत के ऊपर भी लगाया, बुरा लगा, लेकिन हमने बोला मैनेज कर लेंगे। इशू कहां पे आया? इशू यहां पे आया कि जब ट्रंप को ये पूरी जो चीज़ है, जब आपने ट्रंप को मना कर दिया कि नोबेल प्राइज़ के लिए भी आपको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, आपने कोई हमारे बीच में वो नहीं करो, वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हुई थी, देयर डीजीएमओ रिक्वेस्टेड आवर डीजीएमओ एंड दैट इज हाउ द सीज़फायर हैपेंड। ये ट्रंप को हजम नहीं हुआ। ये जिसको हिंदी में कहते हैं ना खुंदक निकालना पर्सनल, ये वो वाला मामला है। यानी कि टैरिफ जो 25% एक्स्ट्रा भारत पर लगा, उसके पीछे तेल का कोई खेल नहीं था,
सारा माजरा था डोनाल्ड ट्रंप ने जो पर्सनली अपने ऊपर ले लिया कि भाई मुझे जो नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला था या जिसको लेकर मैंने पाकिस्तान से पूरा का पूरा खेल रचवाया, उसमें भारत ने डंगा डाल दिया। देखिए, इसका रूसी तेल से कोई लेना देना नहीं है। अगर रूसी तेल से लेना देना है तो डोनाल्ड ट्रंप ये बताए कि वो 20 जनवरी को उसने शपथ ली राष्ट्रपति होने की। उसने कितने सैंक्शन लगाए रशिया के। लड़ाई तो रशिया कर रहा है, भारत तो नहीं कर रहा। आपने रशिया के ऊपर कितने सैंक्शन लगाए ये बात बताइए। आपने चाइना के ऊपर कितने सैंक्शन लगाए, क्योंकि टॉप बायर रशियन ऑयल का चाइना है। आपने टर्की के लिए क्या करा? आपने कुछ नहीं करा। ये कुछ नहीं, सब झूठी बातें हैं। ये सब जिसको कहते हैं कि दो नंबरी की, दोगलेपन की बातें हैं। ट्रंप की सीधी सीधी चीज है। ट्रंप को एक चीज चाहिए थी, आपने उसने नहीं दी, इसलिए मुंह सड़ा के बैठा हुआ और ये सब कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और इसमें कोई तेल का लेना देना। और मैं एक और बात बता दूं, हमारे शायद व्यूअर्स को पता हो ना हो, ये जो तेल खरीदने का सिलसिला कब शुरू हुआ? अमेरिकन ने रिक्वेस्ट करा भारत को। जो बाइडेन के समय की बात है, 2022 की। अमेरिकन ने भारत को बोला कि प्लीज, भारत थोड़ा ना खरीदता था रूस से तेल। अमेरिकन ने बोला कि प्लीज आप तेल खरीदिए। क्यों खरीदिए? क्योंकि अगर आप तेल खरीदेंगे तो डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस बना रहेगा। आज की तारीख में अगर चाइना और भारत दोनों कह देते हैं, चाइना और भारत अगर दोनों ये बात कह देते हैं खुल के कि हम एक बूंद तेल नहीं लेंगे रूस से, दुनिया में कोहराम छा जाएगा। तेल की कीमतें जो हैं आसमान छुएंगी। आप और मैं गाड़ी में तेल नहीं भरवा पाएंगे। बहुत एक बुरा वक्त आ जाएगा। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, इट विल हिट द वर्ल्ड वेरी बैडली। और ये बात ट्रंप भी जानता है। फालतू में एक चीज को बार बार रिपीट करना, मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। आज की तारीख में आपने देखा कि जेलेंस्की ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल करा। किस तरीके से जेलेंस्की ने बोला कि साहब आप जा रहे हैं एससीओ समिट के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और आप रूस और यूक्रेन के बीच में आप कुछ करिए कि शांति हो। क्यों बोला जेलेंस्की ने? पहले क्यों नहीं बोला? अब क्यों जेलेंस्की बोल रहा है? जेलेंस्की इसलिए बोल रहा है क्योंकि जेलेंस्की को भी पता है कि ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने पूरी कोशिश करी, ट्रंप फेल हो गया। अब उसकी उम्मीद मोदी जी से है, इसीलिए जेलेंस्की बार बार मोदी जी को कॉल करके बोल रहा है कि सर आप देख लीजिए कुछ। चलिए, आपने कॉल का जिक्र किया, मुझे इसी से रिलेटेड एक सवाल याद आ रहा है कि जर्मन रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई मोदी जी को ट्रंप ने 4 बार कॉल किया, मोदी जी ने नहीं उठाया, इग्नोर कर दिया। तो ऐसे में तो जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रंप ऑलरेडी गुस्सा है, वो तो और गुस्सा आ जाएंगे। तो क्या माना जाए टैरिफ बम अभी और फूटने वाला है हमारे ऊपर? क्या और एक्स्ट्रा टैरिफ गुस्से में आकर डोनाल्ड ट्रंप लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। या फिर उनको यू टर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने भी पता नहीं 200-250% कितने टैरिफ चाइना के ऊपर लगाए थे, वो 30% पे आ गए। हो सकता है इंडिया के साथ भी हो, पर यह भी हो सकता है कि वो टैरिफ बढ़ा दें। ये भी है। तो कोई, मैं तो कम से कम ये गैस नहीं कर पाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप, किसी और वर्ल्ड लीडर के बारे में हम गैस कर सकते हैं, ट्रंप के बारे में तो वो, क्योंकि देखिए ना, बात ये है, और ये बात बड़ी मशहूर हो रही है वॉशिंगटन में, कि डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगाते हैं किसी देश पे, तो उनकी कैबिनेट को भी तभी पता लगता है जब उस देश को पता लगता है, और आपको और मुझे यहां पे नोएडा में पता लगता है। किसी को कोई ये अपनी मर्जी से टैरिफ लगा देता है, बाद में इसकी गवर्नमेंट डील करती है। जहां तक मोदी जी का सवाल है कि उन्होंने 4 बार फोन नहीं उठाया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कवर करा है कि इसने मोदी जी को 4 बार कॉल करा, मोदी जी ने इनका कॉल नहीं उठाया है, जिससे ये दुखी था, परेशान था। ये चाह रहा था कि कुछ हो, ये चाह रहा था कि कोई, अब ये फंस गया। देखिए, इसने 3-4 बड़ी बड़ी बातें बोली थी। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूं। इसने बोला था कि जब मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर मैं ये जो हमास और इजराइल का मैं खत्म कर दूंगा। फिर इसने बोला कि देखो मैं अभी विराजमान होने वाला हूं कुर्सी पे, ध्यान रखना अगर 24 घंटे के अंदर सारे हॉस्टेजेस नहीं छोड़े तो फिर तुम देखना क्या होता है, अंजाम तुम देख लेना। फिर इसने बोला कि 24 घंटे के अंदर मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा। अब वो 24 घंटे 7 महीने हो गए। हाँ, ट्रंप का यह है कि अगर आप ट्रंप को श्रेय नहीं देंगे, ट्रंप श्रेय ले लेगा। चाहे ट्रंप का उस काम से कोई लेना है ना देना, कोई मतलब नहीं है। उसने पहली बार सुना है, कह रहा मैंने करा है। अब बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको लोग खुल के काटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डैमेज कर सकता है। तो लोग कहते हैं कि ठीक है साहब, आपको क्या चाहिए। अब देखिए, ये जो जितने भी मुल्क हैं, देश हैं जो कि नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल प्राइज, इनके नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन की वैल्यू 0 है। देश थोड़ा नॉमिनेट करते हैं, नोबेल की तो कमेटी है जो नॉमिनेट करती है। देश नहीं करते नॉमिनेट नोबेल प्राइज के लिए। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ट्रंप खुश हो जाएगा, चाहे पाकिस्तान ने कराओ, चाहे इजराइल ने कराओ, चाहे 4 और देशों ने करा हो। उनको पता है कि ट्रंप ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतों से बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, तो आपने बोला सर हमने आपको नॉमिनेट कर दिया, ये लीजिए चिट्ठी, ट्रंप खुश हो गया। नॉमिनेशन तो होता ही नहीं इसमें।
ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। सर फिर ऐसे में ताज्जुब होता है कि अमेरिका जैसा देश जी। मूड से चल रहा है या पॉलिसीज से? देखिए, मुझे भी यही लगता था कि अमेरिका पॉलिसीज से चलता है, मुझे ये लगता था कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पूरा देश एक आदमी के मूड से चल रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हमें हर समय ये बताया गया था, और यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज़ भी भारत में यही कहती थी कि कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस को देखिए, भारत में तो पता नहीं क्या चलता रहता है, और अमेरिका को देखिए। आज की तारीख में हमें ये कहना पड़ेगा उनको कि आप भारत को देखिए और फिर आप अमेरिका को देखिए, कितना बेड़ा गर्क कर रखा है एक आदमी ने पूरे अमेरिका का। ये जो अभी जज ने बोल दिया आपके टैरिफ इलीगल है। आपने सुना ही होगा जजमेंट जो उनकी अपील्स कोर्ट की है। अपील्स कोर्ट ने ये बोला है कि साहब जो भी आपने टैरिफ लगाए हैं ये सब बेबुनियाद हैं, आपका हक बनता ही नहीं। ट्रंप ने बोला कि साहब मेरा हक कैसे नहीं बनता, यहाँ पे देश बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने टैरिफ नहीं लगाए। कोर्ट ने बोला कि देश बर्बाद हो या आबाद, आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, क्या आप ये कर भी सकते हैं कि नहीं, ये कानूनी तौर पे गलत है। इट अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ अ जूनियर कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे मामला जा रहा है, तो ये जो है इस साल के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि ऊंट जो है किस करवट लेटेगा। अच्छा सर, एक और फैक्ट जो फ्लोट हो रहा है इस समय कि डॉलर का दरकिनार होना, जी ब्रिक्स में कॉमन करेंसी की मांग उठना, जी। क्या इस वजह से भी ट्रंप इतने बौखलाए हुए हैं? देखिए, ट्रंप के ना फेजेस आते हैं, जैसे कि मौसम बदलता है ना, ट्रंप का दिमाग बदलता है। ब्रिक्स की करेंसी कल नहीं होने वाली। कई देश हैं जो ब्रिक्स की करेंसी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इंडिया नहीं सपोर्ट करता है, इंडिया ने पब्लिकली बोला है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चाइनीज चाहते हैं इसलिए हो जाए, राइट। लेकिन डी डॉलराइजेशन एक अलग चीज़ है और ब्रिक्स की करेंसी एक अलग चीज़ है। जहाँ तक डी डॉलराइजेशन की बात है, भारत ये कहता है कि यार अगर मुझे और फ्रांस को कोई चीज़ अपनी करेंसी में करनी चाहिए तो मुझे डॉलर का क्या लेना देना है इसमें, राइट। इंडिया से कि हमारी करेंसी रुपये है, उनकी फ्रांक है, आपस में आप बताइए। अगर वो रुपए में लेने को तैयार हैं और हम फ्रैंक्स में लेने को तैयार हैं, तो अमेरिका को क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है। आपने ग्लोबल करेंसी बना दी ना, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस में होने चाहिए? डॉलर में होने चाहिए। दैट गिव्स अमेरिका लेवरेज। फिर अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा, फिर अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। रशिया के उसने 350-400 अरब डॉलर तो बाहर रोक रखे हैं, क्योंकि जो मनी ट्रांसफर होता है स्विफ्ट से, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन स्विफ्ट, दो इट इज बेस्ड आउट ऑफ यूरोप, इट इज कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन्स। आपने पूरा स्विफ्ट ट्रांसफर उनका रोक रखा है। आपने तालिबान के पैसे रोक दिए, आपने रूस के पैसे रोक दिए। तो अगर आप अमेरिका से डिसएग्री करेंगे, अमेरिका आपके पैसे रोक देगा। ये बात है। तो इसीलिए तो फिर रिक को साथ आना पड़ा, रशिया, इंडिया, चाइना। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से अपने मूड स्विंग्स नहीं दिखाते तो लग रहा था आपको ये संभव था? नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि ये जितना सक्सेसफुल ये समिट गया है, ये इतना सक्सेसफुल होता। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आज की तारीख में जो भारत और चीन के बीच में हम लोग गर्मजोशी देख रहे हैं, और आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा विथ योर परमिशन, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि दोस्ती हो गई है। आज की तारीख में चाइना चुपचाप बैठा हुआ है, कल यही चाइना वापस गलवान आएगा, आप देख लीजिएगा। ये कोई दोस्ती नहीं हुई है, ये टेम्पररी रिलीफ है, टेम्पररी है, राइट। इसीलिए आप ये देखिएगा कि किस तरीके से चाइना ने बोला है कि नहीं, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, ये लड़ना है, वो लड़ना। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जो बॉर्डर है आपका, डी फैक्टो बॉर्डर कह लीजिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह लीजिए। कई लोगों को ये नहीं पता कि देयर इज नथिंग कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ होता ही नहीं है, ये तो एक परसेप्शनल बॉर्डर है। हम समझते हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो समझते हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और इसी ये के चक्कर में पूरी लड़ाइयाँ हो रखी हैं अभी तक भारत और चाइना की। चाइना चाहता ही नहीं कि ये मामला सॉल्व हो। चाइना को चाहिए क्या? चाइना को चाहिए अरुणाचल प्रदेश पूरा, चाइना को चाहिए तिब्बत। इसीलिए सर लोगों को विश्वास नहीं हुआ जब भारत चाइना के साथ आने की बात सामने आई, तो लोगों के जहन में यही था कि ये वही चाइना है जिसने डोकलाम किया, ये वही चाइना है जिसने गलवान किया। ऐसे में ड्रैगन पर कैसे करे भरोसा? नहीं, भरोसा आपको करना ही नहीं है। ये आर्मी में हम लोग, आप जहाँ पे जाते हैं ना, फौज में आप देखते हैं वहाँ पे एक साइन लगा रहता है, रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। सबकी इज्जत करिए, सब पे शक करिए, कोई साथ किसी के नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पे ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। भारत वही करेगा जो भारत को भारत के लिए ठीक लगता है, चाइना वही करेगा जो चाइना को चाइना के लिए ठीक लगता है। चाइना को ये लगता है कि हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के अंदर आतंकवाद फैलाएंगे तो भारत की तरक्की रुकेगी, भारत हमें कंपटीशन नहीं दे पाएगा। ये चाइना के लॉन्ग टर्म प्लान है। आप चाइना के साथ कितनी भी फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए, ये सच्चाई कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए
ये जो प्रधानमंत्री जी ने बोला ना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है, सबसे बड़ा हथियार जो है आत्मनिर्भरता है। जाहिर तौर पर आत्मनिर्भर रहेंगे तो किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि मानवता की खातिर यूक्रेन युद्ध रुकना चाहिए। ऐसे में मुझे आपका एक पुराना स्टेटमेंट भी याद आ रहा है कि जब भी ये युद्ध रुकेगा, रशिया यूक्रेन, इसमें भारत का कोई ना कोई रोल जरूर रहेगा। तो क्या ये इसी तरफ इशारा? जी, भारत का ये रोल रहेगा कि देखिए अभी रोल वापस आ गया ना। बीच में था कि ट्रम्प करेंगे, ट्रम्प करेंगे, ट्रम्प ने मुंह मोड़ लिया, अब फिर मोदी जी को फोन कर रहा है। मोदी जी को क्यों फोन कर रहा है ज़ेलेंस्की? उसका क्या लेना देना है? पहली बात यह है। लेकिन देखिए कि मानवता वगैरह ये सब तो अच्छी अच्छी बातें हैं और ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसमें चाइना का होने वाला है। अगर ये लड़ाई रुक जाती है रशिया और यूक्रेन की, इसमें चाइना की जेब कट जाएगी बहुत बुरी तरीके से। चाइना ने इस युद्ध में बहुत इन्वेस्ट करा है, चाइना का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और अलग अलग किस्म का डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है। देखिए, जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज, उन सब की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स आती हैं साल में एक बार, एक पूरा एक छपता है, उसके कई एक्सर्प्ट्स ये लोग सरेआम मीडिया के सामने लेकर आते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात उन लोगों ने बोली है कि हम सब का, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, कोई भी हो, ये सब कहते हैं कि जी हमारे जो प्राइमरी जो हमारे दुश्मन है, दैट इज चाइना, चाइना इज आवर प्राइमरी एनिमी, ये सब लोग मानते हैं। अभी क्या है कि इनके सर पे रूस नाच रहा है। जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी, द फोकस विल गो बैक टू चाइना, फोकस चाइना पे जाएगा। और जिस दिन फोकस, चाइना ये नहीं चाहता कि आप लोग हम पे फोकस करें, क्योंकि चाइना को ये पता है कि जब तक इजराइल और ईरान या फिर हिजबुल्लाह या हमास की लड़ाई चल रही है, जब तक ये लड़ाई चल रही है पूरी की पूरी रूस और यूक्रेन की, दुनिया इन दोनों की तरफ देख रही है, अमेरिका का ध्यान उधर है, हमारी तरफ हमें जो चुपचाप करना है हम करते रहेंगे। ये बात है। ये पूरा का पूरा जो पीछे का आपने खेल समझाया है, वाकई में मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है, दिखता क्या है और एक्चुअल रीजंस क्या है। ऐसे में सर, मैंने ब्रिक की बात की, मैंने रिक की बात की, रशिया इंडिया चाइना की। लोगों के जहन में एक सवाल है कि क्या रशिया इंडिया चाइना के इस तिगड़ी के साथ आने के बाद अब अमेरिका की हेकड़ी क्या निकल पाएगी? कोई रिक है नहीं, ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए सुनिए, लोग आते हैं टेम्परेरीली आसपास एक दूसरे के। जो चाइना भारत से चाहता है वो रिक की वजह से, अब सुनिए भारत क्या चाहता है चाइना से, लेट्स बी वेरी दिस थिंग। देखिए मैं आपको बताता हूं कि चाइना चाहता क्या है भारत से। चाइना चाहता है कि भारत चुपचाप रहे, चाइना पूरे एशिया में अपना वर्चस्व कायम कर सके, भारत दलाई लामा वाले मामले में चाइना की बात मान ले, भारत अक्साई चीन का मामला रेज ना करे, जिसको साउथ तिब्बत कहता है अरुणाचल प्रदेश को, भारत उसको दे दे, राइट? ये सारी की सारी चीजें जो चाइना है वो भारत से चाहता है। क्या भारत अरुणाचल दे देगा? कभी नहीं देगा, सोचेगा भी नहीं ऐसा, ना हमें सोचना चाहिए। तो किसी का ये सोचना कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से भारत और चीन के बीच में कोई गर्मजोशी होने वाली है, ये कभी नहीं होगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये कभी भी नहीं होगा। पहली चीज, ये सिर्फ ट्रंप के टैरिफ की बात है। जिस दिन अगर ट्रंप कहता है कि चलो हमने चाइना के साथ डील कर ली, ट्रंप कहता है, और ट्रंप कहता है कि जी मैं आपके टैरिफ 10% पे लाता हूं, आप हमें रेयर अर्थ दो, आप हमें मैग्नेट्स दो, ठीक है, हमें जो आपसे चाहिए आपको हमसे चाहिए, हम लोग बातचीत कर लेंगे। अगर ट्रंप पे कहता है तो फिर जो कॉमन एनिमी है वो तो एनिमी नहीं रहा। भाई जिस फैक्टर की वजह से आप लोग एक टेबल पे बैठे हैं, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। अगर कल डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला लेता है चाइना के साथ, तो चाइना बोलेगा ठीक है इंडिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू, है ना? और आपको क्या लगता है, अगर कल डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि नहीं चाइना ठीक है, चाइना हमारा दुश्मन है और सारा का सारा जो अमेरिकन कंपनीज है उनका प्रोडक्शन हम भारत में, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे टेस्ला का भी मैन्युफैक्चरिंग होगी और XYZ जितनी भी कंपनी अमेरिकन, सबकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में या आसपास के देशों में होगी, चाइना से हम बाहर निकाल रहे हैं और भारत हमने आपके ऊपर टैरिफ करा 5% और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डोंट वरी। तो आपको क्या लगता है भारत मौका छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ता मौका, इसमें कोई यारी दोस्ती नहीं है। मैंने एक बार टीवी पर भी बोला था तो वो सब लोग हंस रहे थे। हम काफ़ी हमारे इंडियन जो हैं, अब हम लोग सोचते ऐसा हैं, हमें ना लव अफेयर और फॉरेन अफेयर के बीच में फ़र्क नहीं पता। हम लोग सोचते हैं कि जैसे ज़्यादती ज़िंदगी में होता है वैसे ही
वैसे ही डिप्लोमेसी में भी होता है, ऐसा नहीं है, ये सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी है, फिलहाल की मोह माया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉमन एनिमी सबको ट्रंप दिख रहा है, आज की तारीख में रूस को भी दिख रहा है, चाइना को भी दिख रहा है, भारत को भी दिख रहा है, इसलिए तीनों एक टेबल पर बैठे हैं। जिस दिन वो कॉमन एनिमी हट गया, माना कि उसकी तबीयत खराब हो गई, माना कि जेडी वैंस बन गया प्रेसिडेंट, और जेडी वैंस कहता है कि नहीं, आई वांट टू रीलुक एट दैट एंटायर पॉलिसी, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अमेरिका में, लेकिन इस तरीके से नहीं, चलो वापस चलते हैं, ये सारा मामला कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? इसके पीछे फिलॉसफी तो ये है ना कि एक बंदा परेशान कर रहा है आपको, अगर वही परेशान करना बंद कर देगा तो फिर फिलॉसफी क्या है रिक की? तो रिक इज नो डाउट अ पावरफुल प्लेटफॉर्म, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नकार नहीं रहा उसको, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इमीडिएटली उम्मीद लगाना ये गलत होगा। ऐसे में सर, क्या अमेरिका के पैरेलल चाइना एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लाना चाह रहा है, और इसमें आप इंडिया का क्या रोल देखते हैं? देखिए, चाइना तो चाह ही रहा है, चाइना अपने आप को, जैसा मैंने बोला था कि ये तीनों देश क्या चाहते हैं, भारत क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है, नो डाउट चाइना अपने आप को अमेरिका का एक ऑल्टरनेट सोचता है, ऐसा बताता है। उसके लिए वो इकोनॉमिक तैयारी कर रहा है, वो मिलिट्री तैयारी कर रहा है। भारत ये कहता है कि ना हम चीन की साइड है, ना हम अमेरिका की साइड है, भारत भारत की साइड है। और हम लोग बात करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की। तो एक ज़माना था जब भारत न्यूट्रल हुआ करता था, एक ज़माना था जब भारत नॉन अलाइंड हुआ करता था, अब भारत बात कर रहा है मल्टी अलाइनमेंट की, ग्लोबल साउथ की भारत बात कर रहा है। तो भारत कह रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं कि हम चाइना के बगल में बैठे हैं, अमेरिका के बगल में बैठे हैं, आप आइए, आप भारत के बगल में बैठिए, ये बात हो रही है। जाहिर तौर पर अब देखिए, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जो भी कोई देश किसी के साथ मित्र बन जाता है, फिर उसी के साथ वो फिर टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो क्या सिर्फ धंधे से ही दोस्ती बनती और बिगड़ती है? हाँ, वो सबसे बड़ा कारण तो वही है, सबसे बड़ा कारण वही है। देखिए ना, सिंपल सी बात है, रशिया के ऊपर अभी तक अमेरिका ने सेकंड प्रेसिडेंसी में ट्रंप की टैरिफ क्यों नहीं लगाए? जो आप लगाइए, आपको लगता है कि भारत के पैसे की वजह से, या भारत के तेल जो भारत खरीद रहा है उसके पैसे की वजह से यूक्रेनियन मर रहे हैं, तो आप अपनी ट्रेड बंद करिए रशिया से। आप यूरोपियन यूनियन को बोलिए कि आप गैस और तेल खरीदना बंद करें रशिया से, खासतौर से गैस। आप टर्की को बोलिए, टर्की तो नेटो का मेंबर है, आप टर्की को बोलिए आप क्यों खरीद रहे हैं रशियन ऑयल, खरीद रहे हैं ना, क्यों खरीद रहे हैं? आप चाइना को बोलिए कि 90% ऑफ ईरान का जो ऑयल है, ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, ईरान का 90% ऑयल चाइना इज बाइंग। आप चाइना को बोलिए कि भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, आप कैसे खरीद रहे हैं जब किसी देश के ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं, आप किस तरीके से 90% ऑफ ईरानियन ऑयल इज बॉट बाय द चाइनीज। आप कुछ क्या, देखिए सब ये मानवता, ठीक है, और पूरी दुनिया एक परिवार है, ये ऐसा कोई परिवार नहीं है, ये सब ये ऐसी बातें हैं। देखिए सिंपल सी बात है, काम धंधे से दुनिया चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है, टैरिफ क्यों लगा रहा है ट्रंप? क्योंकि उसको लगता है वो लगा सकता है। उसने यही कोशिश चाइना के साथ करी, चाइना ने उसकी बाह मरोड़ दी, चीख निकल गई उसके मुंह से, चुप हो गया वो, कुछ नहीं कह रहा वो, ही इज सेइंग नथिंग एट ऑल। और भारत ने उसको इग्नोर कर दिया, इसलिए तमतमाया बैठा है वो। भारत ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मुझे लगता है भारत को जवाब देना चाहिए, भारत को ये बोलना चाहिए। अभी भारत ने हजारों करोड़ों रुपए की एक सबमरीन की डील साइन करी है, फ्रांस की कंपनी के साथ, नेवल ग्रुप है, और एक जर्मन कंपनी है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, उसके साथ डील साइन करी है सबमरीन्स के लिए। भारत को बोलना चाहिए कि डील आपको मिल सकती थी, लेकिन हम ऐसे देश को कैसे डील दें जो कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। अरबों डॉलर के हथियार भारत खरीद रहा है, ठीक है। अभी लोग बात कर रहे हैं राफेल की, कि आप एडिशनल राफेल खरीदिए, वो भी अरबों डॉलर की डील होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। अब अगर आप राफेल खरीदना चाह रहे हैं, आप अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स भी खरीद सकते थे, लेकिन आपने कर ऐसा दिया है, आपने इतना मजबूर कर दिया है भारत को, आपने टैरिफ लगा दिए, तो भारत को अब पलटवार करना पड़ेगा। कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दीजिए, लेकिन आप अमेरिका को एक बार बता दीजिए कि साहब आपको अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। और उल्टा वो हमें कह रहे हैं कि हम डेड इकोनॉमी है। हाँ, वो तो देखिए ट्रंप का कोई लॉजिक तो है नहीं, ट्रंप का कोई लॉजिक नहीं है। ट्रंप कभी भी कुछ बोलता है, और वो डेड इकोनॉमी उसकी, अगर उसके वो जैसे कुछ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि माँ बाप शॉपिंग मॉल ले गए, तो बिगड़े बच्चे हैं वो, आप उनको गिफ्ट दिलाई या खाने की चीज़ नहीं दिलवाई, अपने मन की आइसक्रीम दिलाई, तो लेट जाते हैं, बदतमीजी करते हैं मॉल में, ज़मीन पे लेट गए बच्चे, हाथ पैर पटक रहे हैं। वो ट्रंप वैसे ही बच्चा है,
वो हाथ पैर, वो मॉल की ज़मीन पे, वो फर्श पे लेट गया, हाथ पैर पटक रहा है, उसको कि डेड इकोनॉमी, वो कुछ भी बोलेगा। देखिए, उसने बोला डेड इकोनॉमी, लोगों ने उसको समझाने की कोशिश करी, जो उसको समझाने की कोशिश करेगा उसको फेक न्यूज़ बोल देगा, उसको सुनना ही नहीं है, वो अपनी बबल में रह रहा है, उसको नहीं सुनना, और वो सच क्या है वो भी जानता है अच्छी तरीके से, ही नोज। ठीक, क्या ट्रंप इस भ्रम में है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट है, इसीलिए पूरी दुनिया को वो अपने इशारों पर नचाना चाह रहे हैं? उसने अभी बोला ना कि कई लोग समझते हैं कि मैं यूरोप का प्रेसिडेंट हूं, अभी उन्होंने बोला 3 दिन पहले, ही सेड दैट पीपल थिंक आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप। यूरोप का प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? जब मैंने बयान उनका सुना, आई वाज शॉक्ड। यूरोप में तो कई सारे देश हैं, यूरोप का कोई एक प्रेसिडेंट थोड़ा है। उसने बोला कि लोग समझते हैं, वो कह सकता है, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो यूरोप के प्रेसिडेंट हैं, वो समझता है अपने आप को। और नोबेल पीस प्राइज के लिए भी वो कुछ भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? उनको ऐसा लगता है कि ये सब हरकतें करके शायद उनको मिल जाए नोबेल पीस प्राइज। उनको नहीं मिलेगा, कोई उनको देगा नहीं नोबेल पीस प्राइज, और अगर उनको गलती से मिल गया तो मेरा तो नोबेल पीस प्राइज से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा। इस दुनिया में कि अच्छे लोग भी होते हैं, उससे विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा दुनिया में उथल पुथल सिर्फ इसलिए कि वो कर सकता है, उसने इसलिए करी है क्योंकि वो कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि आई कैन हार्म यू, मैं आपका नुकसान कर सकता हूँ। मैं आपका इसलिए नुकसान नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूँ या आपसे दुश्मनी है, मैं इसलिए नुकसान कर रहा क्योंकि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखा दूंगा, ये देखो मैंने कर दिया। ही इज लाइक दैट। अच्छा, इस पर मुझे कहावत याद आ रही है कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह लग जाता है, क्या कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए इसे? कॉन्टेक्स्ट ही वही है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि रेजर इन द हैंड ऑफ द मंकी, लेकिन बात वही है बंदर के हाथ में उस तरह, और ये कर रहा है। और आज की तारीख में इसने पता है अमेरिकन को क्या चूरन खिलाया था? इसने अमेरिकन को ये बोला था कि आप चिंता मत करिए, वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रशिया जैसे लोग हैं ना, कंट्रीज हैं, ये लोग देंगे टैरिफ। इसने ये नहीं बताया कि टैरिफ इज एन इम्पोर्ट टैक्स। अब पता नहीं अमेरिकन कितने पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में नहीं आया, वो हो गए एम्बुश। अब अमेरिका में छोटी छोटी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और अब उनको रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हमारे राष्ट्रपति ने तो हमसे झूठ बोला था। यानी कि कुल मिला के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में उल्टा उन्होंने अपने देश को गर्त में डाल दिया है, और उनके खिलाफ उन्हीं के देश में बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर आवाज भी उठ रही है। तो माना जाए जल्द ही वहां पर उनसे उनका पद छीना जा सकता है, कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है। पता नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद छीनना, इट्स एक्सट्रीमली 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 डिफिकल्ट, तो ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के ऊपर पार्टी का प्रेशर आएगा। रिपब्लिकन्स, जो रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप का ताल्लुक है, अब रिपब्लिकन पार्टी में धीरे धीरे वॉइसेस आना शुरू हो गए हैं जो कह रहे हैं कि साहब आपकी वजह से एक तो अमेरिकन को नुकसान बहुत हो रहा है, और 20 साल तक हमने एड़ी चोटी का बल लगाया था भारत को अपना दोस्त बनाने के लिए, आपने चुटकी भर में पूरा बर्बाद कर दिया। भारत हमें कभी दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा। पर आई थिंक इसमें जो असल ट्रंप पे प्रेशर ये आएगा जब अमेरिकन सड़क पे आएंगे और ये बोलेंगे साहब कि जो बच्चों के लिए दूध है या पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, वो इतना महंगा हो गया है कि अब हमारे बस का नहीं है सारी चीज़ें खरीदना। तो वो जो पब्लिक एंगर है वो ट्रंप के ऊपर प्रेशर ला सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को उसकी गद्दी से या पद से कोई हटाएगा। दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन द केस ऑफ अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का इतने बेबाकी से जवाब देने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।